अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है 9th क्लास की केमिस्ट्री का, और चैप्टर का नाम है एनर्जेटिक्स। तो हम इसमें आज बेसिक टर्म्स और उनकी डेफिनेशंस को समझेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं हम अपनी फ़र्स्ट टर्म से, दैट इज़ एनर्जेटिक्स। सबसे पहले जो हमने टर्म पढ़नी है वो एनर्जेटिक्स है। एनर्जेटिक्स नाम से ज़ाहिर है कि एनर्जी के बारे में बात हो रही है। तो ये जो फील्ड है इसमें हम स्टडी करते हैं कि अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो उसमें उस दौरान क्या क्या एनर्जी चेंजेस आते हैं, क्या एनर्जी इंक्रीज़ होती है ओवरऑल या एनर्जी डिक्रीज़ होती है ओवरऑल। तो हमने वो जो स्टडी करनी है उसको हमने इस फील्ड में पढ़ना है, एनर्जेटिक्स में। ठीक है। और ये एनर्जी चेंजेस इसलिए आती हैं कि समटाइम ऐसा होता है कि जब एक बॉन्ड बनता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है, और ये इसलिए होता है कि दो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, जब वो दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो रिलीज़ हो जाती है। और ऐसा होता है कि ब्रेकिंग अ बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, यानी हमने किसी बॉन्ड को तोड़ना हो तो हमें ये चाहिए होता है कि हम पहले उसको एनर्जी दें, यानी हम खुद एफ़र्ट लगाएं एनर्जी के ज़रिए और उस बॉन्ड को ब्रेक करें। ठीक है। तो एनर्जी रिलीज़ और एब्जॉर्ब होने की वजह से एनर्जी चेंजेस आती हैं, और उन्हीं एनर्जी चेंजेस को हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। नेक्स्ट टर्म है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी इवोल्व हो रही हो, यानी कि रिलीज़ हो रही हो सिस्टम में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जनरल एग्जांपल हम देखते हैं कि जब हम कोई चीज़ जलाते हैं, यानी हम कंबस्शन का प्रोसेस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें हीट फील होती है, हमें वार्म फील होता है, हमें पता चलता है, यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको कहूँ तो हमें गर्मी सी महसूस होती है। इसका वही वजह होती है इसकी कि हीट जो है वो रिलीज़ हो रही होती है, जिसकी वजह से हम वार्म फील कर रहे होते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वही हैं जिनमें एनर्जी रिलीज़ हो रही हो। अभी हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक्स में हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि एनर्जी कहीं पर रिलीज़ हो रही है, कहीं पर एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसकी एग्जांपल आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए याद रखिएगा, कंबस्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही हो किसी रिएक्शन के दौरान तो हम उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, जब आइस हमारे पास मौजूद हो और हमने उसको मेल्ट करवाना हो तो हम क्या करते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी प्रोवाइड होने का मतलब है कि आइस एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। जब आइस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो मेल्ट होगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब जिस किसी भी रिएक्शन में हो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया इसका डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म पे मूव करते हैं हम, इंथैल्पी। इंथैल्पी नाम्स आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि ये बेसिकली वो हीट है जो स्टोर हुई हुई होती है किसी भी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में। जैसे हर चीज़ के अंदर एनर्जी मौजूद होती है ताकि वो वर्क कर सके, अपना काम कर सके जो उसका करने का काम है। जैसे हमारे अंदर भी एनर्जी मौजूद होती है, इसी तरह कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो उनमें भी हीट या फिर एनर्जी मौजूद होती है, और वो जो स्टोर्ड हीट है उसको हम एंथैल्पी का नाम देते हैं। ठीक है। अब ये है कि एंथैल्पी और हीट में छोटा सा डिफरेंस है, हम उसको समझ लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो कोई। जहाँ पर भी वर्ड हीट यूज़ होगा आप लोगों ने समझ जाना है कि ये वो हीट है जो फ़्लो कर रही है। ठीक है। और जहाँ पर वर्ड यूज़ होगा इंथैल्पी का तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये वो हीट है जो स्टोर हुई हुई है, फ़्लो नहीं कर रही। अब देखें कि जब कोई भी दो हम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें, एक का हायर टेम्परेचर हो और एक का लोअर टेम्परेचर हो, तो जो हीट है हमेशा वो हायर से लोअर की तरफ मूव करती है। तो अब जो वो फ़्लो हो रही है तो उसको हम हीट का नाम देंगे, लेकिन जब वो हायर टेम्परेचर हायर पॉइंट पे स्टोर थी तो वो इंथैल्पी थी, जब वो लोअर पॉइंट पे स्टोर हो जाएगी तो वो इंथैल्पी हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट टर्म हमारे पास मौजूद है थर्मोडायनामिक्स में। हम ये एक ब्रॉडर टर्म है और इसमें हम डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करते हैं, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें भी हम एनर्जी चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी पढ़ते हैं कि ये जो एनर्जी चेंजेस हैं ये एक सिस्टम को किस तरह अफेक्ट कर रही हैं। वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। ठीक है। ना सिर्फ ये कि हमने ये देखना है कि एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, बल्कि ये भी देखना है कि इस ज़्यादा या कम होने की वजह से पूरे सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। और इसके अलावा हम इसमें एक और चीज़ भी डिस्कस करते हैं,
कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स, यानी एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। केमिकल एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है जो हमारे जो वर्क होता है फिज़िकल वर्क उसमें स्टोर होती है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म्स हैं। तो हमने देखना है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट हो रही है, इसको भी हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हम नहीं डिटेल में पढ़ेंगे, हम सिर्फ उतना ही लेकर चलेंगे जितना आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम वो होता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिएक्शन हो रहा है, अब उस रिएक्शन में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जितने भी केमिकल्स मौजूद हैं या मैं कैटलिस्ट ऐड कर दूं वो मौजूद है। मतलब एक सिस्टम के अंदर एक रिएक्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं और वो उसमें मौजूद हैं वो कहलाता है सिस्टम, ठीक है। और उस केमिकल रिएक्शन से बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वो कहलाती हैं सराउंडिंग। जैसे अगर हम इसमें देखें तो वाटर और NaCl रिएक्शन हो रहा है ना, तो ये कहलाएगा सिस्टम। अब मैं इसमें मज़ीद कोई चीज़ ऐड कर दूं, कोई कैटलिस्ट ऐड कर दूं, मज़ीद कोई मेटल ऐड कर दूं जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो भी कहलाएगा सिस्टम। अब ये जो बीकर बनाया हुआ है मैंने, इसको भी हम सराउंडिंग कहेंगे। बाहर अगर मैं बर्नर रख दूं उसको भी हम सराउंडिंग कहेंगे। बाहर में मज़ीद कोई यानी वैक्यूम पंप रख दूं उसको भी हम सराउंडिंग कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी सिर्फ जो केमिकल रिएक्शन में चीज़ें मौजूद हैं वो सिस्टम है, और उससे बाहर जितनी भी चीज़ें हैं, खा वो बीकर है जिसके अंदर वो रिएक्शन मौजूद है, खा वो बर्नर है जिसको वो रिएक्शन हीट कर रहा है, वो तमाम चीज़ें बर्नर, बीकर, ये सब चीज़ें सराउंडिंग में आएंगी, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं। Anything that is involved in a chemical reaction, for example catalyst, reactants, products, etc. are known as system. Surrounding क्या होता है? हर वो चीज़ जो रिएक्शन के सराउंडिंग में मौजूद है, खा वो बीकर है, बर्नर है, हमारा इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, कुछ भी है, उसको हम सराउंडिंग कहेंगे। अब एक बात याद रखने वाली है, अगर हीट सिस्टम में एंटर हो रही हो, यानी सिस्टम में एंटर होने का मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को करवाने के लिए मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, ठीक है। इसका यही मतलब है ना कि मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ, या दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्शन करवाने के लिए, या दूसरे वर्ड में कहें तो हीट एंटर हो रही है या एनर्जी एंटर हो रही है सिस्टम में। ये तमाम चीज़ें हैं, ये एक ही बात है ना, हीट एंटर हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, सिस्टम को हीट चाहिए है, तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। यानी इस रिएक्शन को कैरी होने के लिए हीट की ज़रूरत है, इसलिए ये एंडोथर्मिक है। एंडो का मतलब होता है अंदर जाना और थर्मिक का मतलब होता है हीट, तो एंडोथर्मिक हीट अंदर जा रही है सिस्टम के। और ऐसे रिएक्शन को हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव साइन से। ऐसे रिएक्शन जो एंडोथर्मिक हों उनको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके ऑपोजिट क्या हो सकता है कि अगर सिस्टम में केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक्स्ट्रा एनर्जी जो थी वो सिस्टम में आ गई, यानी कि सिस्टम में से हीट एनर्जी या तो इवोल्व हो गई या रिलीज़ हो गई, ठीक है, तो उसको हमने कहना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब एग्जिट से याद रखें, और थर्म मतलब हीट एग्जिट हो रही है, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद जो एक्स्ट्रा हीट थी वो जाहिर है यहाँ मॉलिक्यूल में तो प्रोडक्ट में तो स्टोर नहीं हो सकेगी ना, वो रिएक्शन में इधर सिस्टम में आ जाएगी, तो एक्सोथर्मिक हीट रिलीज़ हो गई। और ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन से। ये लास्ट पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है एनर्जी के साइंस MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये जो तमाम क्वेश्चंस है ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखने हैं। और ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसी की बेस पर हमारा नेक्स्ट पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ लिया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।